Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हम टॉपिक समझने जा रहे हैं मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। हम बेयर एक्ट्स में बहुत बार देखते हैं कि ये टॉपिक हमारे सामने आता है कि बेयर एक्ट जब पढ़ रहे हैं तो द कोर्ट मे प्रेज्यूम, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम, या फिर कंक्लूसिव प्रूफ लिखा है या नहीं भी लिखा है, द कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन, या इस तरीके की कोई बात लिखी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो उसके रिगार्डिंग हम ये टॉपिक समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो है, जो मे प्रेज्यूम है वो दे रखा है टू एच में, शैल प्रेज्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है टू एल में, ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है टू बी में, ठीक है। तो ये बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसे हम इसका डिफरेंस समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट से पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, मगर मैं आपको बहुत सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाऊंगा कि मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मतलब क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मे प्रेज्यूम का क्या मतलब होता है। अगर कहीं पे मे प्रेज्यूम, सबसे पहले किसी भी प्रेज्यूम को समझने से पहले ये प्रेज्यूम वर्ड क्या है ये देखते हैं। ये है प्रिजम्पशन। कोर्ट हमेशा जब भी आप कोई या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो कोर्ट हमेशा एक प्रिजम्पशन रेज करता है उसके अगेंस्ट। भाई उसके फेवर में प्रिजम्पशन रेज कर रहा है कोर्ट, या तो आपसे ये कहेगा कि ये जो आपने मुझे पेश किया है, ठीक है, इसे प्रूव भी करिए, आप इसे प्रूव भी करिए। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट पेश किया कोर्ट के सामने, मान के चलिए कोई सर्टिफाइड कॉपी पेश करी आपने, कोई जजमेंट है। अब आपको पता है जजमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी तो मिलती नहीं, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है जजमेंट की। तो किसी भी जैसे रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं हम, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, जो कागज होते हैं। तो सर्टिफाइड कॉपी, तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज करता है कि अगर आपने कोर्ट में उसे पेश कर दिया, कोर्ट में उसे उस डॉक्यूमेंट को पेश करा, तो कोर्ट उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में ये कोई प्रिजम्पशन रेज करेगा। तो मे प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है? मे प्रिजम्पशन अगर कहीं पे लिखा है तो उसका दो मतलब निकल के आते हैं, ठीक है, दो मतलब निकल के आते हैं। मे प्रिजम्पशन में कोर्ट क्या कर सकता है, या तो आपसे कहेगा कि जब आपने कोई सा डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया है तो या तो उसे मान लेगा कोर्ट प्रूव्ड, ठीक है, या फिर उसे कहेगा नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड से मतलब नहीं है। कोर्ट या तो आपसे कहेगा कि भाई अभी के लिए मैं इसे प्रूव्ड मान रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल जब तक दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव ना करे, ठीक है। तो मे प्रिजम्पशन में कोर्ट का हमेशा एक डिस्क्रिशन रहता है, या तो उस चीज को प्रूव मान ले जिस पार्टी ने पेश किया है, उस पार्टी के उससे कि हाँ भाई मैं प्रूव मानता हूं, अनलेस एंड अनटिल अब दूसरी पार्टी से रिवर्ट करके डिस्प्रूव ना कर दे तब तक के लिए प्रूव्ड है, ठीक है। या फिर नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है एक तरीके से, ठीक है, नॉट प्रूव्ड अभी के लिए, ये इसका इंडियन एविडेंस एक्ट वाला मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला मीनिंग ना लीजिएगा, ये मीनिंग लीजिए। नॉट प्रूव्ड का बेसिकली मतलब कोर्ट ये मानता है कि अगर आपने पेश कर दिया है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो प्रूव्ड हो गया। कोर्ट कहेगा आपसे कि इसे आप प्रूव करिए, भले ही आपने उसे पेश किया है मगर आपको फिर भी प्रूव करना पड़ेगा। यहां क्या मतलब हुआ कि अगर आपने पेश कर दिया तो कोर्ट ने प्रूव्ड माना, अनलेस एंड अनटिल अब दूसरी पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करे, कि जो कोई जेन्युइननेस का सवाल उठाए या किसी भी तरीके का सवाल उठाए, तब तक वो चीज क्या रहेगी कि प्रूव्ड रहेगी, वरना बाद में वो डिस्प्रूव दूसरी पार्टी के ऊपर है। वरना यहां पे मे प्रेज्यूम में दूसरी चीज क्या है, कोर्ट आप ही से कहेगा जब आपने पेश किया है कि आप इसे प्रूव करें, मैं अभी प्रूव्ड नहीं मान रहा हूं इस चीज को। तो मे प्रिजम्पशन ये हो गया, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का हमेशा डिस्क्रिशन रहता है, जब भी कोई सी चीज आप एविडेंस में पेश करते हैं
तो कोर्ट अगर कहीं भी बेयर एक्ट के अंदर मे प्रेज्यूम लिखा है तो मान के चलिए कोर्ट का डिस्क्रिशन है, चाहे तो उसे प्रूव्ड मान लेगा चाहे तो उसे नॉट प्रूव्ड मान लेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में। और मैंने यहाँ पे नॉट प्रूव्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाली बात जो कही कि वो वाला मीनिंग, नॉट प्रूव्ड को एक अलग तरीके से भी हम समझते हैं। मान के चलिए कोई सी चीज आपने एविडेंसेस दी है एक तरीके की वही बात, मगर यहां लिटरल मीनिंग समझने के लिए मैंने आपको वो वाली बात कही कि थोड़ा स्पेसिफिक मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं शैल प्रिजम्पशन। अब हम यहां पे समझते हैं क्या, अब हम समझते हैं शैल प्रिज्यूम। ठीक है, शैल प्रिज्यूम जैसे कि मान के चलिए काफी सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे आई थिंक सेक्शन नंबर अब तो 79 या 78 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसके अंदर कोर्ट सर्टिफाइड कॉपीज को ये कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। ठीक है, तो आप मेरी बात जरा शैल प्रिजम्पशन की बात जरा समझिएगा। शैल प्रिज्यूम का मतलब है, मान के चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है, मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने आपका कन्फेशन रिकॉर्ड करा, तो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के, कन्फेशन जैसे ही उसने रिकॉर्ड कर लिया तो कन्फेशन मेमो बनता है एक, तो वो जो डॉक्यूमेंट है कन्फेशन का, तो कोर्ट जब ट्रायल के दौरान एज एन एविडेंस कोर्ट उसे शैल प्रिज्यूम करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार अगर आपने बस उसे पेश कर दिया तो कोर्ट उसे प्रूव्ड मानेगा, अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव ना करे, डिस्प्रूव करे। दूसरी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उस चीज को डिस्प्रूव करो, वरना अगर आपने डिस्प्रूव नहीं किया, दूसरी पार्टी ने ना कोई ऑब्जेक्शन रेज किया ना कुछ किया, अगर कोर्ट ने शैल प्रिजम्पशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश हुआ और कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को शैल प्रिज्यूम कर लिया, जैसे सर्टिफाइड कॉपीज होती है जजमेंट की, आपको सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह मिलती है, तो कोर्ट हमेशा उसे शैल प्रिज्यूम करता है, कोर्ट हमेशा उसे शैल प्रिज्यूम करता है। तो शैल प्रिजम्पशन का मतलब होता है कोर्ट उस चीज को, आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने वो पेश किया कोर्ट में एज एन एविडेंस और ऑटोमेटिकली कोर्ट उसे प्रूव्ड मान लेगा, कोर्ट उसे प्रूव्ड मान, मगर अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव करे। तो ये मे प्रिजम्पशन की तरह नहीं है, मे प्रिजम्पशन में कोर्ट चाहे तो प्रूव्ड मान ले चाहे तो नॉट प्रूव्ड, यहां पे नॉट प्रूव्ड वाला किस्सा कोई नहीं है, यहां पे कोर्ट को प्रूव्ड ही मानना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव ना करे। जब तक दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव कर देगी तो कोर्ट ऑब्वियसली रिवर्ट, अगर दूसरी पार्टी कर देगी तो बात अलग ही है, मगर जब तक कोर्ट उसे प्रूव्ड ही मानेगा अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव ना कर दे। तो ये हो गया हमारा शैल प्रिजम्पशन, किसी भी चीज के लिए कोर्ट किसी भी चीज को शैल प्रिज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम कंक्लूसिव प्रूफ। देखिए ये बहुत समझने की चीज है कि मे प्रेज्यूम भी हमने समझ लिया, शैल प्रेज्यूम भी हमने समझ लिया, तो अब सर ये बताइए कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। देखिए कंक्लूसिव प्रूफ का सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आपने कोई फैक्ट प्रूव कर दिया, अगर आपने कोर्ट में कोई फैक्ट प्रूव कर दिया, ठीक है, कोई फैक्ट प्रूव कर दिया, तो कोर्ट जो है बाकी फैक्ट्स को ऑटोमेटिकली कंक्लूसिवली प्रूफ मानेगा और दूसरी पार्टी को रिवर्टल का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता कि वो रिवर्ट कर दे और डिस्प्रूव कर दे, उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर दे। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ का वहां क्या है, शैल प्रिज्यूम में कि प्रूव्ड भी मान लिया मगर दूसरी पार्टी को डिस्प्रूव करने का मौका। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने किसी भी फैक्ट को एक बार अगर आपने प्रूव कर दिया तो कोर्ट उस चीज को कंक्लूसिव प्रूफ मान लेता है। कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब होता है, मैं देखिए एक बार, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में 112 था कि अगर आपने अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन 280 डेज ऑफ द, मतलब आफ्टर 2, या तो वैलिड मैरिज के अंदर या 280 डेज, जब मैरिज में डाइवोर्स हो गया उसके 280 डेज के अंदर अंदर अगर कोई चाइल्ड बोर्न हुआ है और आपने ये प्रूव कर दिया देयर वाज एन एक्सेस फादर और मदर के बीच में, तो चाइल्ड को लेके कोर्ट ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रेज करता था कि ये आप ही का चाइल्ड ये है, मतलब अभी भी ये सेक्शन तो, मगर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन में क्या होता है, अगर कोई फैक्ट प्रूव कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको रिवर्टल का, दूसरी पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर सकती, ना कोर्ट उस पर मौका देगा आपको, ठीक है, ना रिवर्ट करने का मौका देगा, ठीक है, ना ही डिस्प्रूव करने का। एक बार उस पार्टी ने वो फैक्ट लेके आई, उसने प्रूव करा, दैट्स इट, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल चीज होती है कि एक बार एक चीज हो गई तो कंक्लूसिव प्रूफ बन जाती है। तो ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंक्लूसिवनेस अगर दे रखी है
तो इसका ये मतलब समझिएगा कि अगर एक चीज एक फैक्ट प्रूव कर दिया अगर आपने, तो कोर्ट उसको लेके कंक्लूसिव प्रिजम्पशन रेज कर देगा कि हाँ भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ है, अब दूसरी पार्टी को मौका भी नहीं दिया जाएगा रिवर्ट करने का या फिर डिस्प्रूव करने का। तो आई होप आपको मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, अब मैं यहां पे सेक्शंस भी डिफाइन कर सकता था कि हाँ भाई पर्टिकुलरली आपको बताऊं, मगर आप खुद ही से ही मैं ये चाहता हूं कि आप, मैं तो 2 मिनट में यहां बेयर एक्ट देख के यहां पे सेक्शंस लिख भी सकता था कि मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम कौन कौन सा सेक्शंस में है, बाकायदा एक सीरीज बना दूं आपके लिए कि हाँ भाई, मगर आप खुद पढ़िए, खुद समझिए उस चीज को। जब आप सेक्शन, कोई सा भी सेक्शन पढ़ेंगे और वहां पे मे प्रेज्यूम लिखा है या शैल प्रेज्यूम लिखा है या कंक्लूसिव प्रूफ लिखा है, तो आपको ये वीडियो से ये समझ में आना चाहिए, अच्छा ये मतलब है इस चीज का, ये मतलब है इस चीज का। शैल प्रेज्यूम लिखा है कि अगर द कोर्ट शैल प्रेज्यूम, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम, इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट या कोई सा भी फैक्ट शैल प्रेज्यूम कोर्ट ने कर लिया, किसी भी फैक्ट को कोर्ट ने शैल प्रेज्यूम या डॉक्यूमेंट को शैल प्रेज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब है आप, अगर दूसरी पार्टी जब तक अब ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती, कोर्ट ने उसे प्रूव मान लिया एज एन एविडेंस में। ठीक है, ये बात आपको पढ़ के ही समझ में आएगी। आई होप आपको मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।